बलूचिस्तान की एक वीरान सड़क, रात का अंधेरा। 11 जनवरी को पुलिस को एक जली हुई गाड़ी मिलती है जो अब सिर्फ लोहे का ढांचा है। उसकी डिग्गी से धुआं उठ रहा है, लेकिन इस धुएं से ज़्यादा खौफनाक वो था जो गाड़ी के अंदर था। एक इंसानी जिस्म जो इस कदर जल चुका था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। बलूचिस्तान पुलिस के पास इस जली हुई लाश की कोई पहचान नहीं थी, ना चेहरा ना फिंगरप्रिंट्स। सिर्फ एक सवाल, ये किसका मर्डर है? पुलिस की गफलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गाड़ी के ओनर को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, ना चेसिस नंबर चेक किया ना इंजन नंबर। सिर्फ लाश को ईदी फाउंडेशन को दे दिया दफन करने के लिए। केस क्लोज। और जब यहाँ केस बंद हो रहा था, वहाँ कराची में एक माँ का इंतज़ार अभी शुरू हुआ था। इस कहानी की शुरुआत 5 दिन पहले हुई थी। 6 जनवरी शाम के 6:30 बजे मुस्तफ़ा अपने घर से एक हुडी पहनकर निकला। उसकी माँ ने सोचा वो कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। 1 घंटे बाद उसका फ़ोन अनरीचेबल हो चुका था। अगली सुबह मुस्तफ़ा की माँ वजीहा ने उसके हर दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जब उन्होंने अरमगान कुरैशी को कॉल की तो उसने बहुत आराम से कहा कि उसे मुस्तफ़ा के बारे में कुछ मालूम नहीं। अरमगान मुस्तफ़ा का वो दोस्त था जिसके पास वो पिछली शाम जा रहा था। अरमगान कुरैशी एक 29 साल का अमीरज़ादा जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में आलीशान बंगले में रहता था, लेकिन उसकी दौलत के पीछे का राज किसी को नहीं पता था। लोगों का मानना था कि अरमगान कोई शेडी या इल्लीगल काम करता है। उसके घर पर 100 से ज़्यादा प्राइवेट गार्ड्स रहते थे। रात भर म्यूज़िक और कभी गोलियों की आवाज़ें भी आती। उसने अपने घर पर 3 शेर के बच्चे भी पाल रखे थे। मुस्तफ़ा और अरमगान दोनों को गाड़ियों में इंटरेस्ट था। एक मोटर स्पोर्ट फेस्टिवल में मुलाकात के बाद उनका एक दूसरे के घर आना जाना मामूल बन गया था। लेकिन इस मासूम से शौक के पीछे मुस्तफ़ा अनजाने में अपने इसी ख़तरनाक दोस्त की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उसकी माँ को शक था कि अरमगान ही कुछ जानता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनकी फरियाद को मजाक ही बना दिया। उनका जवाब था, अमीर बाप का बेटा है, खुद ही कहीं चला गया होगा, आ जाएगा वापस। तीसरे दिन से मैं इनको नॉमिनेट करके बैठी हुई हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मुस्तफ़ा के गायब होने के करीब 3 हफ्ते बाद जब उसकी फैमिली अभी भी उसे ढूंढ रही थी, कातिलों ने उन्हें गुमराह करने के लिए एक चाल चली। मुस्तफ़ा की माँ को एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा, अगर तुम्हें अपना बेटा वापस देखना है तो 2 करोड़ रुपए हमें ट्रांसफ़र करो। ये सुनकर गुमशुदगी का मामला अब अगवा बराए तावान का हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। एंटी वायलेंट क्राइम सेल हरकत में आ गई। लेकिन क्या ये वाकई अगवा था या कातिल का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश थी? पुलिस का मरकज़ अब एक ही नाम था, अरमगान कुरैशी। 8 फरवरी को पुलिस और रेंजर्स की टीम ने अरमगान के घर पर रेड किया। उन्हें लगा ये एक आम गिरफ्तारी होगी, मगर वो गलत थे। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, घर के अंदर से उन पर सीधी फायरिंग शुरू हो गई। अरमगान अकेले पुलिस और रेंजर्स पर गोलियां बरसा रहा था। ये शूट आउट पूरे 4 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये घर नहीं, शैतान का अड्डा था। वहाँ एक पूरा स्कैम कॉल सेंटर चल रहा था जो US बेस्ड लोगों को लूटता था। हाई एंड कंप्यूटर्स, क्रिप्टो माइनिंग और लाखों के ड्रग्स, जिसमें 200 ग्राम आइस भी मिली, एक ऐसी ड्रग जो इंसान को जानवर बना देती है। इसके अलावा वहाँ जदीद असलहा भी मिला। इस नेटवर्क के जब राज खुलना शुरू हुए तो बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। मशहूर अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का नाम भी इसमें शामिल था। हम लग रहा है कि आपने उनको मंशियात जो है फ़रोख्त की है या आप उनसे मंशियात लेते रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. लेकिन ये सब क्यों? सिर्फ पैसे के लिए? फसाद की आम तौर पर 3 वजूहात होती हैं, ज़र, ज़मीन और गन। यहाँ भी मामला लड़की का निकला। एक लड़की मार्शा जावेद जो एक ही वक्त में अरमगान और मुस्तफ़ा दोनों पर मेहरबान थी। 6 जनवरी की उस पार्टी में मार्शा भी मौजूद थी और उस रात वो मुस्तफ़ा के साथ थी। ये देखकर अरमगान के अंदर रकाबत की आग भड़क उठी। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हुई जिसे दोस्तों ने उस वक्त रोक दिया,
मगर अरमगान नशे में धुत था और हसद में अंधा हो चुका था। वो अपने दिल में कुछ और ही तय कर चुका था, कुछ बेहद खौफनाक। पार्टी के बाद अरमगान किसी तरह मुस्तफ़ा को बहलाकर अपने घर के अलग कमरे में ले गया। उसके साथ उनका दोस्त शेराज भी था। जैसे ही मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया और फिर अरमगान ने एक लोहे की रॉड उठाई। धस, पहला वार मुस्तफ़ा के सर पर। फिर उसने उसी रॉड से मार मार कर उसके घुटने और बाजू तोड़ दिए। मुस्तफ़ा लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गया। यही वो कमरा था जहां से पुलिस को बाद में खून के धब्बे मिले जो मुस्तफ़ा के डीएनए से मैच कर गए। मगर वहशत यहाँ रुकी नहीं। अपने दोस्त शेराज की मदद से उसने अधमरी हालत में मुस्तफ़ा को बांधा और उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। फिर दोनों गाड़ी में सवार हुए और कराची से निकलकर बलूचिस्तान की तरफ चल पड़े। यहाँ एक सुनसान इलाके में उन्होंने गाड़ी रोकी, डिग्गी खोली। अरमगान ने पेट्रोल की बोतल निकाली और डिग्गी में बंद जिंदा या मुर्दा मुस्तफ़ा पर छिड़क दिया। फिर डिग्गी में आग लगाई जो जल्द ही पूरी गाड़ी तक फैल गई और फिर वो दोनों मुख्तलिफ गाड़ियों में लिफ्ट लेते हुए कराची वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुस्तफ़ा की फैमिली टूट चुकी थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसकी मां ने सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा की कैंपेन शुरू की जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। पुलिस की लापरवाही सामने आई और ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम में जहां पैसा और पावर सब कुछ है, मुस्तफ़ा को इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ मुस्तफ़ा की कहानी नहीं, ये हमारी सोसाइटी का आईना है। अगर आप चाहते हैं कि ये केस भुला ना दिया जाए तो उस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि इंसाफ सिर्फ उनको मिलता है जो इसके लिए लड़ते हैं। इस केस की वहशत ने अगर आपको हिला कर रख दिया है तो जुर्म की दुनिया की इससे भी खौफनाक हकीकत जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे वहशी सीरियल किलर जावेद इकबाल की, जिसने 100 बच्चों को तेज़ाब में कत्ल करने का दावा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।